वो मिसाल सचिन एक क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा बोल सकते नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। टेस्ट इस दफा तो इतना आसान सवाल है। एक सवाल में से परसेंटेजेस निकालनी थी। पता लग जाना था सब कुछ। तो हमारे जो चैप्टर आई के सबसे ज्यादा पसंद है, हमने 3 दफा टेस्ट किया, लेकिन इस दफा सबसे आसान सवाल। क्वेश्चन 2 अगर आप देते हो बाकी साहब ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे भी टेस्ट है ना सामने। वाह जी। एमसीक्यू तो नहीं ना डिस्कस करने खुदा वास्ता, तस्वीरें बना के आप लोगों को जो है ना, ये क्यों नहीं शेयर क्यों नहीं हो रही? उसको देखें वो कौन सा नेट से कनेक्टेड है, वो अभी भी कहीं दूर ही है, हमको भी नहीं नजर आ रहा। चल रहा है लेकिन वो बहुत पीछे है। जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों को तो तस्वीरें बना के कि आप लोगों को मसला ना पड़े। पहले सोचा काऊ बनाए, उसके बीच में कैश की पोटली दिखा दे, फिर हमने कैश अलग दिखाया, काऊ अलग, ताकि बच्चे दो अलग अलग लफ्जों के साथ अलग अलग जो है उसको। तो अभी भी अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचे। आगे तो हलवा था। क्वेश्चन 2 मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि जब हम 2 सिनेरियो वाला सवाल देते, एक 12 नंबर का सीधा सीधा प्यारा सा सवाल, मार्केट सेगमेंटेशन और इन दोनों के जो वो हैं कस्टमर्स है या मार्केट है, उसको कैसे कैसे सेगमेंट कर सकते हैं। हर बंदे का जवाब दूसरे से फर्क हो सकता है। ठीक, तो इसमें आपने ये नहीं परेशान होना है कि मैंने कोई किताबी जवाब लिखना था या कुछ और इस तरह से। सर बुक्स अभी तक नहीं मिली ऑनलाइन में। बुक्स के बारे में हमारे टीम मेंबर्स हमें कुछ बता सकें। बुक्स का कुछ पता है? ऑनलाइन वाले बच्चों का क्या मामला है? जी डिस्पैच है ना, ठीक है, तो डिस्पैच होना जी। आवाज आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? सर आ ही नहीं रही। और आगे बुक्स, एक मिनट आज देखना जरूरी है। इंटरनेट कौन सा, जहाँ 3 दिन नजर आते थे वहां आईटी वाला भी कोई। मेरी बारी जी, कोई आईटी वाला बंदा है आसपास? और आई थिंक ये कौन सी प्रिंसिपल वाली क्लास है? ठीक है, सही है यही। जी मुझे थोड़ा आप फीडबैक दीजिएगा आवाज के बारे में। स्क्रीन हिला के देखते हैं कि वहां फोन से हिली है नहीं।
ओके हो गई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 में इससे पहले कि आप मार्केट सेगमेंटेशन पे परेशान हो जाते, हमने खुद ही बता दिया था कि मार्केट सेगमेंट सेक्शन ऑफ टोटल पब्लिक है, टोटल मार्केट है, जिसमें पोटेंशियल कस्टमर की यूनिक और आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी तक अगर आपको समझ आई भी थी तो डेफिनेशन पढ़ के समझ से उड़ गई। फिर आगे आसान सी बात थी कि मार्केट सेगमेंटेशन को डिस्क्राइब करना था एंड 5 वेज बताने थे। अच्छा 12 नंबर का सवाल है, 5 वेज पूछे गए हैं, तो इसका मतलब है 5 और 2 बच गए नंबर, वो किस चीज से होंगे? डिस्क्राइब करने के। मार्केट सेगमेंटेशन को डिस्क्राइब करना था और प्रोवाइड करने हैं 5 वेज। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 वेज को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करें, मेरे को कनेक्शन में मसला रहता है। अब आ गई आवाज? अब ओके है। अच्छा जी, सवाल प्रेजेंट और तरह से हुआ होता है, इसको एक आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं, फौरन से पकड़ लेते हैं। तो आप जैसे सवाल ने पूछा क्या है? सवाल ने ये कहा है कि एंड पे द आइडियल मार्केट ग्रोथ रेट फॉर इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। 4 इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का आइडियल रेट बता दिया। आप ये कहते थे ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना आइडियल रेट है, और लास्ट टाइम 10% वाली लाइन मिसिंग हुई थी। मार्केट इंडस्ट्री और मार्केट शेयर मोर देन 40% अगर किसी भी इंडस्ट्री में होगा तो वो हाई होगा। अब आप कहेंगे यहाँ मोर का वर्ड गायब था, हम कंफ्यूज हो गए। आपने किसी से पूछा होगा, उसने बता दिया होगा, और ना भी पूछो तो देख के समझ आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेस देन 40% को तो हाई नहीं ना कहेंगे, तो मोर देन 40% मार्केट शेयर। तो अब आपको पता है कि बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है और प्रेजेंट करना है इंडस्ट्री वाइज समरी में। ये दूसरी रिक्वायरमेंट बड़ी मजे की थी। सबसे पहले आप क्लासिफाई करें, फिर हर इंडस्ट्री के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि आपने 16-17 प्रोडक्ट्स को पहले इंडस्ट्री वाइज लिखना है और फिर आगे बता देना है कि ये उन 4 में से कौन सी है। वो 4 कौन से? बीसीजी वाले 4 और वो वाले 4। इन्हें का टाइम बहुत थोड़ा सर, वो इतना सवाल आपको उसमें मिलता ना कॉस्ट वाले पोर्शन में, तो आप कहते सर बड़ा टाइम था हमारे पास, हम बड़ी आराम से कैलकुलेशन कर ली। देखिए इसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने अंग्रेजी लिखने का नहीं कहा था, बहुत ज्यादा सिर्फ क्लासिफाई करना था, सिर्फ एक दफा वर्किंग निकालनी थी और गेम समझ आ जानी थी। अच्छा, प्रोडक्ट का रेवेन्यू, टोटल मार्केट रेवेन्यू सन 2023 का और टोटल मार्केट सन 2024 का। तो जब आप 2023 से 2024 में देखेंगे कि कितनी ग्रोथ हुई, तो ये मार्केट की ग्रोथ निकल। इसका मतलब है मार्केट की ग्रोथ कैसे निकालनी थी? आपने 2024 की वैल्यू को ऊपर रखना था, 2023 की वैल्यू को नीचे रखना। 100 से ऊपर होता, फॉर एग्जांपल 120 होता, तो आप कहते हैं 20% ग्रोथ है। दोनों ऑप्शन हैं। एक तरीका ये कि आप 2024 और 23 का डिफरेंस लें और डिवाइड करें 2023 से। दूसरा ऑप्शन है वो डिफरेंस भी ना लें, आप डायरेक्ट अगले साल की वैल्यू को पिछले साल की वैल्यू से डिवाइड करें, तो जवाब 100 प्लस में जितना 100 से ऊपर होगा उतने परसेंट ग्रोथ है, और जितना 100 से नीचे की तरफ होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपने लंबा तरीका किया या छोटा तरीका। तो 2024 और 2023 से आपको मिलनी थी मार्केट ग्रोथ की परसेंटेज। अब मार्केट का शेयर कैसे निकालें? हमारी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या शेयर है?
ठीक है। अब चूंकि हमें पिछला साल भी मौजूद है और करंट साल भी मौजूद है, और 23 भी मौजूद है और 24 भी मौजूद है, तो 24 में हम खड़े हुए होंगे जब हमारे पास ये डाटा होगा। हमने आज देखना है कि हमारे पास मार्केट में शेयर कितना है। हमारी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अजूरा, ये 1797 मिलियन इसका रेवेन्यू है 2024 में, इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू, और इस पूरी मार्केट का रेवेन्यू कितना है 3744। तो मैं प्रोडक्ट को मार्केट पे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरी मार्केट में मेरी प्रोडक्ट का शेयर कितना है। तो दो नए कॉलम बनने थे, एक में मार्केट शेयर आना था, मार्केट ग्रोथ आनी थी, और एक में हमारी प्रोडक्ट का जो शेयर है वो आना था। ये दोनों से हमें पता लग जाना था कि ये उन चार में से कौन सा है। बस ये ध्यान रखना था कि प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री की है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के नीचे जो वो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट दिया हुआ है। तो मार्केट शेयर तो जिसका 40% ऊपर नजर आया हमने उसको हाई मार्केट शेयर कह देना है। अब हाई मार्केट शेयर में दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं, या कैश को हो सकती है या स्टार हो सकती है। और दूसरी तरफ जो है ना, तो ये बेसिकली दो और कॉलम बनने थे, उनमें जवाब आना था और आगे उनकी क्लासिफिकेशन। लेकिन सवाल ने कहा था कि हमें इंडस्ट्री वाइज आपने समरी देनी है, तो आपने क्या करना था, फॉर एग्जांपल हेडिंग दे देते केमिकल, और केमिकल के नीचे की जितनी भी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं उनको लिख के और कह देते कि ये फलाना है, ये काओ है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। तो ये एक मजे का सवाल था। डाटा से आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ही समझना था कि हमें बीसीजी के लिए दो वेरिएबल्स कौन से चाहिए होते हैं, मार्केट की ग्रोथ और हमारा जो शेयर है मार्केट में। बिल्कुल सर, ऑनलाइन में एक भाई बिल्कुल हमारे साथ हैं। हलवा सवाल था सर। ये वो वाले बच्चे हैं ना जो पेपर देने के बाद कहते हैं कि तारीख का इजीएस्ट पेपर आया, सारे ने ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है जी, ये असल में सवाल अच्छा था। इसमें ना बड़े अच्छे से डिस्क्रिप्टिव सवालों की प्रैक्टिस हो रही थी, तो सोचा जरा थोड़ा सा ऐसा सवाल जिसमें आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज भी उजागर हों। दिमाग जी, क्या चीज? देखिए असल में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमने हर प्रोडक्ट का बताना है कि वो प्रोडक्ट स्टार है, फलाना है या फलाना। तो इनमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिसका उस मार्केट में शेयर छोटा होगा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका उस मार्केट में। अच्छा मजे की बात, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये केमिकल देख रहे हैं, पता नहीं आपके हाईलाइट हुए नहीं। 10वें नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो केमिकल में, और केमिकल के मार्केट का टोटल रेवेन्यू कितना है 2024 में 19,773। केमिकल की एक और प्रोडक्ट पकड़ते हैं, 7वें नंबर पे जो प्रोडक्ट है ये भी केमिकल है, और इसका कितना है? इसका मतलब है कि हर किसी की अपनी अपनी मार्केट है। एक इंडस्ट्री है केमिकल, केमिकल के अंदर अलग अलग तरह की मार्केट्स होंगी। तो अब आपसे ये जवाब नहीं एक्सपेक्टेड कि आप केमिकल की इंडस्ट्री में से इसका शेयर बताएं, आपने इस मार्केट में उसका शेयर बताना है। सिर्फ जवाब में आपने इंडस्ट्री वाइज उनको सॉर्ट करके दिखाना है। देखिए, क्लासिफाई ऑल अबव प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। उन्हें का ऊपर वालों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब है आपने उनको अलग अलग जगह पे प्लेस कर देना है कि वो है वो है ये वो है वो, एंड प्रेजेंट देम इन अ इंडस्ट्री वाइज समरी। सिर्फ उसको प्रेजेंट आपने इंडस्ट्री वाइज करना है। ये एक एक्स्ट्रा जुमला डालने से हमने आपको तकलीफ देने की जो कोशिश की थी उसमें हम कामयाब हुए। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ना सिर्फ हमने देखे हैं समझे हैं बल्कि क्लास में डिस्कस भी किए हैं। जब भी आपने चैप्टर 7 करना है तो आपके पास अब 3 टेस्टों में अच्छे खासे इजाफी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनको करना है। एमएफए का अगर कोई सवाल आया हुआ है पास में वो करना है, और बीएमबीएस का सवाल करना है। यहाँ तैयारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आते हैं वो एडवांस यूजर्स जो कहते हैं कि जी चैप्टर 7 तो ऐसे हलवा हो चुका हुआ है, ऐसा जबरदस्त है कि उसका किसी भी तरह का कोई भी सवाल पीएम बीएमएस के वो जो सवाल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए।
और सबसे एंड पे अगर आपने कुछ प्रैक्टिस करना है तो वो जो एमएफए की आईकेप की किताब में जो एक्स्ट्रा सवाल है जो मैंने क्लासिफाई अलग से किए हैं, क्योंकि वो फिर हमारी बॉडी की नहीं है, वो विदेशी बॉडीज की, वो फिर फाइनल प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को बहुत एडवांस प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज फाइनल के बीएमएस और आईकेप की किताब में जो एक्स्ट्रा सवाल दिए हैं दूसरी बॉडीज के, उनके अलावा भी हमारे टेस्टों में और हमारे पास पेपर में जो बीएमबीएस के सवाल हैं और जो एमएफए के सवाल हैं, हमारे पास सफिशिएंट प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है उससे कितना डिफरेंट है दिखाएं जी। उसकी वैरायटी और होगी, हमने इसको मेटीरियली जी बिल्कुल, इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम आईकेप स्टडी टेक्स्ट फॉर एमएफए आपके वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 24 हमने बनाया हुआ है, जिसमें उसमें टोटल 5 प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, हर प्रोडक्ट का मार्केट साइज दिया हुआ है और हर प्रोडक्ट की सेल्स दी हुई है, और तकरीबन इसी तरह का पैटर्न है कि आपके पास मार्केट साइज नजर आ रहा है और वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो आपने ये देख लेना है कि मार्केट में ग्रोथ कितने % हो रही है, और इसी तरह से आपकी सेल्स दी हुई है। सवाल है हमने क्या कहा, हाउ माइट दिस एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट, और आप किस तरह से इनको क्लासिफाई करेंगे। इसमें बस इन्होंने टेबल कंफ्यूजिंग तरीके से दिया है। 5 कॉलम में से सेंटर वाला कॉलम है एक्चुअल, आज की डेट, पिछले 2 ईयर है, लास्ट ईयर -1 और ईयर -2, पिछले साल का डाटा, उससे पिछले साल का डाटा, और आगे दिया हुआ है फोरकास्ट, अगला साल ये उससे अगला साल। अब अगेन डिपेंड करता है कि आप इसको करंट ईयर में बैठ के एनालिसिस करें तो यहां तक का एनालिसिस करेंगे, और अगर आप प्रोजेक्टेड एनालिसिस करें कि आज से 2 साल बाद ये प्रोडक्ट मैं कहां पे देख रहा हूं, तो फिर आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में आएंगे और देखेंगे कि पिछले साल की निस्बत यहाँ पे कितनी ग्रोथ आई है, और फिर देखेंगे कि उस साल में वो वाली प्रोडक्ट का उस से क्या वो है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, करंट एनालिसिस भी कर सकते हैं और फ्यूचर एनालिसिस भी। बिजनेसेस क्या करते हैं, एक एनालिसिस ये होता है कि देखते हैं आज हम कहां खड़े हैं, और एक एनालिसिस ये होता है कि फ्यूचर में मार्केट किस तरफ जा रही है और फ्यूचर में हम किस तरफ जा रहे हैं और फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट किस तरफ होंगी। तो डेटा जो है वो आपको दोनों तरह से एनालिसिस करने की ऑप्शन दे रहा है, करंट का भी और फ्यूचर का भी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये किस फॉर्म में दी है? ठीक है, उन्होंने आंसर करते हुए उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया, उससे इनको तकलीफ काफी ज्यादा हुई होगी। हाँ ये देखिए, इन्होंने जो आंसर दिया है इसमें इंग्लिश लिखते लिखते बीच बीच में परसेंटेजेस लिखते गए हैं। इससे हुआ क्या होगा, इससे हुआ ये होगा कि पहले इन्होंने ग्राफ वर्किंग बनाई होगी, वहां सारी परसेंटेजेस निकाली होंगी, फिर जवाब लिखते हुए सारी परसेंटेजेस वहां लिखी होंगी। सवाल ने, ये जो हमारा सवाल था, इसने सिंपली आपसे कहा था कि आपने क्लासिफाई कर देना है। तो रादर देन कि आप, अच्छा फिर प्रोडक्ट का भी फर्क है, वो 5 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ हमारे पास 17 प्रोडक्ट्स थी। तो इधर बेस्ट वे यही था कि इसी टेबल के आगे हम 2 कॉलम बनाते और उधर वो सारा डाटा निकाल लेते और सिंपली उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर देते ऑन द फेस। फिर नीचे समरी बनानी थी, हमने एक इंडस्ट्री की हेडिंग लिखनी थी, उसके अंदर की 4 प्रोडक्ट लिखनी थी और उनके आगे लिख देना था कि वो कौन कौन से उसमें आ रही है, डॉग है, स्टार है, या किस तरह से। तो प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, ये लॉ नहीं है कि आपने एक ही तरीके से जवाब देना है कि लॉ बताना है, प्रोविजन बतानी है, यहाँ मल्टीपल तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप उसमें वो बना के मजीद रोज बना के या कॉलम बना के आप उसके अंदर वो कैलकुलेशन दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। बीसीजी के क्वाड्रेंट्स के मुताबिक जवाब देना था, जो हमारे पास टेस्ट में सवाल था। मतलब जरूरी नहीं कि आप उसकी वो ऐसे डायग्राम बनाएं और उसके अंदर उसको दिखाएं, वो जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे इन्होंने ये इंडस्ट्री वाइज ना कहा होता तो चलो हम इस तरह से बना के क्वाड्रेंट्स में दिखा देते, एमी अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब तक सवाल आपसे कोई खास प्रेजेंटेशन ना कहे, आप पे वाजिब नहीं है, आप अपने सवाल को खूबसूरत बनाना चाहते हो आपके अपनी। असल में फिर अगर इंडस्ट्री वाइज हुआ तो फिर वो डायग्राम नहीं बन सकेगी, 2 डायमेंशन आ गए ना, एक आप इंडस्ट्री वाइज है और फिर एक प्रोडक्ट वाइज है। तो इसलिए अब ऐसे में इसके सॉल्यूशन को देख के आपको थोड़ा सा और सुकून भी मिल जाएगा। उसमें हमने थोड़ा सा एक अच्छी वर्किंग करके उसको दिखाया होगा, लेकिन वो फौरन अवेलेबल नहीं होता, शायद एक आध दिन बाद अवेलेबल होता है। जी
ठीक है, नंबर 4 है वो भी साथ। ठीक है, इनके वजह से अपने रेवेन्यू है जी जी, वो अलग-अलग मार्केट के। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम इंडस्ट्री का देखेंगे तो फिर हम ये चारों को टोटल कर लेंगे या नहीं नहीं, असल में उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंडस्ट्री के हिसाब से टोटल्स करके परसेंटेजेस में बताएं, उन्होंने कहा उसको इंडस्ट्री वाइज प्रेजेंट कर। तो एक इंडस्ट्री में 4-5 प्रोडक्ट हमारे पास आ रही थी, अगर फार्मास्यूटिकल की हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रही थी, हम हमको लिखते फार्मास्यूटिकल, नीचे उन 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखते और आगे बता देते वो क्या है। मतलब एक इसको अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करें तो अगर किसी ने ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज टोटल कर लिया और उसके साथ एनालिसिस किया तो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। हर इंडस्ट्री में एक से ज्यादा मार्केट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें एक इंजेक्शन वाली मार्केट होगी जो कि शायद किसी खास कैंसर के इलाज का इंजेक्शन हो, इसमें वैक्सीनेशन की मार्केट होगी, इसमें डेंगू के खिलाफ जो दवाइयां होती हैं या मच्छरों के खिलाफ उसकी एक मार्केट होगी। तो वो एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग मार्केट हो सकती है। इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिखा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिखा, इनके 4 प्रोडक्ट्स लिखे और इनके बाद इनके जैसे मार्केट ब्यूरो अपनी अपनी जब से एक मार्केट के अंदर है वो लिख के फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे जी। मार्केट ग्रोथ है होगा कि करंटली मार्केट ग्रोथ में करंट को प्रीवियस ईयर से राइट, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा। तो काफी ज्यादा परसेंटेज नहीं तो 100 पे नहीं, मेरा सामने स्क्रीन। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैं एक मिनट मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पिछले साल 100 थी, पता नहीं आपको लिखा है आ जाए, पिछले साल 100 थी और इस साल 120 है। पिछले साल 100 थी और इस दफा 120 है। तरीका नंबर 1, हम मौजूदा साल में से पिछले साल का डिफरेंस निकालें जो कि आएगा 20 और उसको डिवाइड कर दें पिछले ईयर से कि पिछले ईयर में इजाफा कितना है, तो पता ये लगा कि 20% इजाफा है। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका है, हम अगले ईयर को पिछले ईयर से डिवाइड कर दें। 120 को मैंने 100 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 120%। 1.2 इज इक्वल टू 120%। तो 1 से जितना ऊपर है उतनी ग्रोथ आई होगी। ये अगर 111% होता तो मैं कहता 11% ग्रोथ है, 140% होता मैं कहता 40%, अगर ये 98 होता तो मैं कहता 2% मार्केट नीचे आई है। तो लंबे तरीके से या शॉर्ट तरीके से जैसे मर्जी करना चाहें, जब भी आपने देखना है कि ग्रोथ कितनी है तो पिछले साल से कंपेयर करके देखना है, मौजूदा को ऊपर और पिछले साल को नीचे की तरफ रखना है, आपके पास परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। इसमें नंबर क्लासिफिकेशन के देंगे वर्किंग असल में क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आप? नहीं मतलब लिख के ना, ठीक है, इसमें हाइड्रो लिख दिया और ब्रैकेट में परसेंटेज लिख दिया, ठीक है, उसकी जो वर्किंग हमने कैलकुलेटर में की। ठीक है जी। एक भाई ने कहा इसमें नंबर वर्किंग के हैं या प्रेजेंटेशन के। देखें, अगर आपने कैलकुलेटर से करके और आगे ये इस तरह से यूं करके डिवाइड करके नहीं दिखाया तो ये दिखाना मकसद भी नहीं था, सिर्फ आगे वो फाइनल जवाब परसेंटेजेस का लिखना था। अब वो चाहे आप टेबल में आगे करके लिखें या नीचे जहां आप समरी प्रेजेंट कर रहे हैं वहां आगे करके दिखा दें, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें आगे जाना होगा। चैप्टर 7 जो है वो बहुत हो गया। ये और बात है कि चैप्टर 7 हमारा इस वक्त एमएफए का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है हमेशा, सेगमेंटेशन कस्टमर्स के हिसाब से होती है। असल में एरिया भी तो कस्टमर्स की ही वो कैटेगरी है ना कि उस इलाके के लोग उस इलाके के लोग। जैसे अब रेलवे के जरिए भी एक सेगमेंट हो सकता है ना कि ट्रेन है उनके डिफरेंट रूट्स होते हैं। बिल्कुल, और साथ में भी एक सेगमेंट हो सकता है जैसे आप टाइम मतलब कुछ ट्रेन रात को सफर करती हैं फिर दिन को तो कस्टमर की प्रेफर अपने मुताबिक। किस चीज की? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग मौजूद ही नहीं थे यहाँ पे जब मैं सवाल नंबर 2 को डिस्कस कर रहा था। सवाल नंबर 2 पे आया आपने वो सर शुगल मुगल ये वो सर आगे चले आगे चले आगे चले। सवाल 3 पे अच्छी खासी डिस्कशन होने के बाद अब जब मैं टेस्ट बंद करके सामने लेक्चर लेके आ रहा हूँ तो अचानक से सवाल 2 क्यों जिंदा हो, उस पे मैं पूछता रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसमें बताएं,
आप सबने जनाब नहीं सर मसला था ही 3 में मसला था, 2 तो हलवा था, 2 में कुछ। जी बिल्कुल। तो अगली दफा जब भी टेस्ट में एक रेलेवेंट सवाल आए और मैं उसके ऊपर तबसरा करने का कह रहा हूँ तो आपने उसमें, वरना तो शुगल मुगल है ना, हो सकता है भाई अचानक से उठ के कहते हैं सर एमसीक्यू नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर एमसीक्यू 2 को डिस्कस करते करते आप वो टॉपिक ओपन कर लें, सर इस टॉपिक में इस चीज का क्या मतलब होता था, तो ये तो कभी भी नहीं खत्म होगा मामला। तो इसलिए ना अब ब्रेक लगानी बड़ी जरूरी हो गई है। वैल्यू की हमारी बहस चल रही थी और मुसलसल चल। हमने एक बात की थी कि वैल्यू के 2 तरीके हैं, आप या तो प्राइस लीडरशिप की तरफ आ जाएं या डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाएं। याद है, या तो वो पिज्जा जो है वो इतना सस्ता कर दें कि बंदे को लगे कि ओहो तूफानी वैल्यू मिल गई, या उस पिज्जे में फीचर इतने ऐड कर दें कि वो बंदा ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो। याद है वैल्यू? आप लोगों ने मुझे बताया था वैल्यू कैसे ऐड की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू कैसे कैसे ऐड की जा सकती है। उसकी क्वालिटी बेहतर करके, उसका डिजाइन बेहतर करके, उसके फीचर्स चेंज करके, एक्स्ट्रा सर्विस देके, एक्स्ट्रा सेल्स आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, अच्छा एम्बियंस देके कि जिस जगह वो प्रोडक्ट कंज्यूम की जा रही है वहां माहौल बेहतर हो। ठीक है, वैल्यू देने का एक तरीका ये है कि आप ब्रांड के साथ अटैच हो जाएं, तो ब्रांड भी वैल्यू देता है, ब्रांड का नेम वैल्यू देता है, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए वो वैल्यू देती है। तो वैल्यू कई तरीके से ऐड की जा सकती है और बिजनेस कमाता ही वैल्यू का। अगर आपको वैल्यू समझ आ जाए तो गेम बहुत मजेदार है। मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल एक जगह से 200 रुपए की 2 किलो लकड़ी खरीदी, 200 रुपए की 2 किलो लकड़ी खरीदी। जहां से आपने 200 रुपए की 2 किलो लकड़ी खरीदी है उसी जगह पे क्या ये लकड़ी 300 की बेची जा सकती है? आपने उनसे ली 200 रुपए की और कहें अभी मैं 300 की बेचना चाह रहा हूं, आपने कोई वैल्यू ऐड की उसमें? नहीं। आप कोई वैल्यू ऐड कर देंगे तो शायद आप वो महंगी बेच सकते हैं। आपने लकड़ी एक ऐसी जगह से ली जहां लकड़ी मिलती है और उसको उठा के एक ऐसी जगह ले आए जहां लकड़ी नहीं मिलती, अब वहां 300 की भी बेच सकते हैं। आपका शायद ट्रांसपोर्टेशन पे 30 रुपए खर्चा हुआ हो, लेकिन आपने 200 रुपए की चीज को उठा के 300 कर दिया, यानी कि आप जो लकड़ी है वो उठा के लेके आए और आपने 100 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी। ये है वैल्यू लोकेशन के हिसाब से। जिसके शहर में नहीं मिलती थी उसके शहर में आपने 2 किलो लकड़ी उसको प्रोवाइड कर दी और 100 रुपए ज्यादा चार्ज कर लिए। वो खुशी से 100 रुपए दे रहा है क्योंकि उसके लिए वैल्यू है, उसको उसके शहर में बैठे बैठे वो लकड़ी मिल गई। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। आपने ये लकड़ी को छोटी छोटी सी स्टिक्स में काटा और इसकी तराश करके इसको बड़ी खूबसूरत सी लकड़ी की स्टिक्स बना दी। इस पे शायद आपका लगा होगा 25 रुपए लेबर का ऑन एवरेज, अगर आप हजारों सैकड़ों कुर्सियों में बात कर रहे हैं। शायद अब ये स्टिक आप 400 रुपए की बेच सकते हैं। फिर आपने 30 रुपए लगाए, कुछ कीलें शीलें इसमें ठोकी और इन स्टिक को कुर्सी की शक्ल दे दी। अब ये 500 की बेच सकती है। अभी तो रॉ कुर्सी है ना, ये 500 की बेच सकती है। फिर आपने क्या किया, 20 रुपए की इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। आप कहेंगे सर 20 रुपए की कहाँ पॉलिश होती है? कारखाने वालों को इतनी की ही मिलती है, वो तो हम कंज्यूमर के लिए सारे रेट ज्यादा होते हैं ना। तो 20 रुपए की पॉलिश उठा के इस कुर्सी के ऊपर पॉलिश कर दी, कुर्सी की कीमत हो गई 600। 50 रुपए का फोम लगाया, कुर्सी हो गई 800 रुपए की। उसके ऊपर एक बड़े ही ब्रांडेड के साथ कंपनी का नाम डाला, कुर्सी 2000 की हो। आप ये देखें कि बाकी सारी चीजें जो असल में लग रही थी उनसे 100 रुपए 150 रुपए बढ़ रही थी। एक ब्रांड नेम आया और कुर्सी को डायरेक्ट 1000 रुपए उसकी वर्थ बढ़ा दी। चलो ब्रांड नेम बना के आपने एक शॉप पे उसे रखा 2000 की सेल पे। अगर उस शॉप के बजाय आप उसको एक सुपर स्टोर में जहां पे बहुत एक्टिव क्लास के लोग आते हैं चीज खरीदने के लिए वहां पे रख दिया, तो आपने उसे कर दिया 4000। ये सब क्या हो रहा है?
200 रुपए आपकी कॉस्ट थी और उसके बाद से अब तक टोटल मिला के आपका जो मजीद खर्चा लगा होगा वो 230 रुपए लगा होगा। क्यों कस्टमर्स या कंज्यूमर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते जा रहे हैं? खाली लकड़ी थी, उसके इतने यूजेस नहीं थे। हाँ, उस शहर में जहाँ लकड़ी नहीं मिलती उनके लिए वैल्यू थी। लकड़ी के बजाय स्टिक्स की ज्यादा वैल्यू थी, स्टिक्स के बजाय कुर्सी की ज्यादा वैल्यू थी, कुर्सी के बजाय पॉलिश हुई हुई कुर्सी, उसके बजाय फोम वाली कुर्सी, और अगेन वाली कुर्सी, एक अच्छी जगह पे पड़ी हुई कुर्सी, अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई हुई कुर्सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी गेम, ठीक है जी। तो वैल्यू एडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया? इसका मतलब है वैल्यू हर प्रोसेस में ऐड हो रही है। आपने लकड़ी अच्छी जगह से परचेज की, अच्छी वैल्यू आ जाएगी। आपने लकड़ी गंदी जगह से परचेज की, वैल्यू नहीं आएगी। आपने कुर्सी अच्छे डिजाइन की बनाई, वैल्यू आ जाएगी। गंदे डिजाइन की बनाई, पॉलिश सही से हुई, पॉलिश सही नहीं हुई, फोम अच्छी नस्ल का लगा, वैल्यू एड हुई। इसका मतलब ये है कि गेम ही सारी वैल्यू की है। तो इसका मतलब है कि सारी बीएम को उठा के साइड पे रख दें, सारी बिजनेस की स्टडीज को साइड पे रख दें। अगर किसी बिजनेस को समझ आ जाए कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, वो सबसे कामयाब बिजनेस है। तो भूल जाए एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, ये एनालिसिस क्या है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। आपको सिर्फ वैल्यू देनी है। वैल्यू देनी है तो वैल्यू की चेन को समझना है कि वैल्यू किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऐड हो रही है। किताब में एक डिस्कशन है कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आप लोग ये सारी बात मुझे अच्छी तरह से बता चुके हैं कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। तो मैं इस हकीर डिस्कशन के बजाय एक अमीर डिस्कशन की तरफ चलूंगा। हमारा एक और मॉडल, अब तक हमने कितने मॉडल पढ़े हैं भला? कौन से 3? जी, लाइफ साइकिल और चौथा मॉडल है वैल्यू चेन एनालिसिस। अगेन पोर्टर भाई जो है वो कंपटीशन के अंदर जो है वो हमेशा काफी ज्यादा आगे रहते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस भी हमारे पोर्टर भाई की तरफ से आपको मिल रहा है। वैल्यू चेन बेसिकली ये कहती है कि आपने एक चेन ऑफ एक्टिविटीज को देखना है जिसके थ्रू वैल्यू मिल रही होती है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो मुझे यहाँ से आवाज आ रही है, वो किसकी है? यहाँ से, वो मेरी ही आवाज आ रही है। लैग है, 1-1.5 सेकंड का लैग है। आ रही है सर, ठीक है। तो हमने कहा कि वैल्यू चेन बेसिकली ये समझना है कि आप वैल्यू कहाँ कहाँ दे रहे हैं। 2 रेस्टोरेंट है, साथ साथ है। एक रेस्टोरेंट लाखों कमा रहा है और दूसरा हजारों कमा रहा है। एक वैल्यू अच्छी दे रहा है, दूसरी वैल्यू हल्की दे रहा है। 2 रेस्टोरेंट है, आपस में बिल्कुल बड़ा कांटे का मुकाबला है। एक जैसा स्ट्रक्चर, एक जैसे लोग, एक जैसी सारी चीजें, लेकिन एक रेस्टोरेंट दूसरे से कोई 10% अच्छा जा रहा है। वो ऐसा क्या कर रहा होगा? वो वैल्यू दे रहा होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन वो वैल्यू किस जगह दे रहा होगा? एक पूरी चेन है ना, देखें, बहुत अच्छा ब्रांड लगा दे लेकिन लकड़ी गंदी हो तो फारिग है उससे। बहुत अच्छी लोकेशन पे रख दें और पॉलिश ना हुई भी हो। इसका मतलब है कि ये सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जहां से आपकी वैल्यू गुजर के आ रही है। तो बिजनेस मस्ट नो कि उसकी वैल्यू चेन में कौन सी लड़ी मिसिंग है। ये जो चेन होती है या जंजीर होती है, अगर आप देखें तो छोटे छोटे से गोले आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक भी गोला खराब हो गया ना तो पूरी चेन फारिग हो जाएगी। तो बिजनेसेस को ये देखना बड़ा जरूरी है कि उनकी वैल्यू चेन में कौन सी लड़ी है जो प्रॉब्लम कर रही है। वैल्यू चेन में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचती कैसे हैं? रास्ते में तोड़फोड़ हो गई, सही से सप्लाई नहीं हुई, आपने उसको सही से पिक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गड़बड़ हो गई, ट्रक में हैंडलिंग के अंदर कोई लॉस हो गया, कुछ भी, यानी कि सबसे पहले ये है कि आपका जो माल है आप तक जिस तरीके से पहुंचता उसमें वैल्यू होनी चाहिए। आसान अल्फाज में आपके इनपुट्स में वैल्यू होनी चाहिए। देन आपके ऑपरेशंस में वैल्यू होनी चाहिए। लकड़ी जहां से खरीदी गई है वहां से आपके गोदाम तक सही अच्छी हालत में पहुंचना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। उसके बाद उस लकड़ी को अच्छी कुर्सी में कन्वर्ट करना, ये आपके ऑपरेशन है। तो वैल्यू आपके ऑपरेशन में भी होनी चाहिए। देन उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स,
जैसे आपको इनवर्ड और आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अब कस्टमर तक भी चीज जो पहुंचे वो भी सही तरीके से पहुंचे, उसको टूटी बची हालत में ना पहुंचे, उसको किस तरह से आपने डिलीवर करना है, उसको शोरूम पे दिखाना है, उस तक प्रोडक्ट पहुंचानी है, उसको अपने पास विजिट करवाना है, ये आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स। देन आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स, बड़ी अच्छी आपकी क्वालिटी हो लेकिन आपका मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का काम ना कर रहा हो तो सब बेकार। और देन आपकी सर्विस, ये 5 चीजें हैं जो मिला के मेनली ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो लोगों को वैल्यू देती हैं। अगर मेरा रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा और साथ वाले का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो मुझे ये देखना है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं इसमें मेरा और उसका क्या फर्क है, वो कहां से गोश्त और सब्जियां खरीदता है, इवन ऑयल कहां से खरीदता है, वो उनको किस तरीके से अपने पास लेके आता है, उसके पास रखी हुई सब्जियां, उसके पास रखा हुआ जो गोश्त है वो किस तरह से प्रिजर्व हो। नंबर 1। नंबर 2, उनकी रेसिपी क्या है, मेरी रेसिपी क्या है। नंबर 3, हम कस्टमर्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 4, लोग हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे ही तब जब हम बताएंगे कि हमारा रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है। देखिए वैल्यू हर जगह चाहिए, आप कस्टमर है, अगेन आपकी फील्ड की एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगी। आपने कोर्स बाय करना है, कॉलेज बहुत खूबसूरत बना हुआ हो, एसी बहुत तूफानी चलते हो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना होता हो, सारे मसले जो है वो बिल्कुल सही हो, और टीचर पसंद का ना हो, तो आप कहेंगे नहीं ये तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें टीचर भी सही चाहिए। टीचर बहुत तूफानी हो लेकिन फीस इतनी महंगी हो कि आप कहेंगे फायदा ही कोई नहीं। फीस भी मुनासिब हो, टीचर भी तूफानी हो, कॉलेज भी बड़ा जबरदस्त हो, बस आपको पता ना होगी ये कॉलेज है कहाँ, तभी फायदा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू हर जगह से आएगी। मार्केटिंग एंड सेल्स आप लोगों को बताएंगे अपने बारे में, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से आप अपने इनपुट्स पे काम करेंगे, ऑपरेशन आप अपने प्रोसेस पे काम करेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से आप अपनी किस तरह से चीज डिलीवर हो रही है उसके ऊपर काम करेंगे। मार्केटिंग सेल्स से आप लोगों को बता रहे हैं, और सर्विस में आफ्टर सेल सर्विस या इस तरह से। अब एक रेस्टोरेंट है, सब कुछ सही है, बस वो सब्जियां गली भी लेके आते हैं, गंदी सड़ी भी लेके आते हैं, कोई वहां नहीं जाएगा खाना खाने। सब्जियां गोश्त बहुत अच्छा लेके आते हैं, बस रेसिपी अच्छी नहीं है, मजे की नहीं है, लोग नहीं जाएंगे। सब्जियां और गोश्त भी सही जगह से लेके आते हैं, रेसिपी भी बड़ी कमाल है, और आके जिस तरह से आपको सर्व करते हैं कि अलग खामर यार, मतलब थोड़ी इज्जत से प्लेट रख देते, थोड़ा सा मेरा अदब एहतराम कर देते। अगर वो आपको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं दे रहे, आप तक वो प्लेट में बहुत ही गंदे तरीके से सर्व हो रहा है, उसको देख के फीलिंग ही नहीं आ रही। अक्सर रेस्टोरेंट तो फील से ही आधा आपका जो है ना, आधी तो आपकी आंखों की भूख होती है, पेट की भूख होती है, बाकी तो होता है ना कि प्रोडक्ट दिखने में बड़ी मजेदार सी हो, उसमें से शू शू आवाज, उतनी सी आवाजें आ रही हो, जनाब आग जलती भी जा रही है, सारे मुड़ के देख रहे हो यार ये किसका खाना जा रहा है, आपकी मेज पे आके रखा गया, जबान जल जाए लेकिन बाहर आ उसमें वैल्यू आ रही है आपको। तो दिस इज कि वो आपको प्रेजेंट कैसे होगी। अगेन ये सारी चीजें काम करेंगी अगर लोगों को रेस्टोरेंट का पता है। और देन आपको सर्विस किस मेयार की मिल रही है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी नो डाउट बड़ा जबरदस्त होता है, सब कुछ सही है, बस उनके एसी नहीं चल रहे और जून का महीना है, सारी वैल्यू तब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप एक छोटा सा यूनिट भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो वैल्यू चेंज ये कहता है कि आपने शुरू से लेके आगे तक समझना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उन पे काम करना है, ऑपरेशंस पे काम करना है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इनबाउंड इनपुट से रिलेटेड है, ऑपरेशंस प्रोसेस से रिलेटेड, आउटबाउंड आपकी सेल्स और ये चीजें किस तरह से हो रही हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स ओवरऑल किस तरह से आपकी मार्केटिंग हो रही है, एंड फाइनली आपकी सर्विस किस क्वालिटी की है। ये पांचों चीजें मजेदार होनी चाहिए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जैसे भी रेस्टोरेंट है वो जैसे रूफटॉप होते हैं, वो किस कैटेगरी यूनियन के रूफटॉप पे जैसा व्यू है वो किस उनमें किस जी, कैटेगरी में आएगा? अब आपका जो ओवरऑल जब रूफ टॉप पे वो रेस्टोरेंट है जो बड़ा जबरदस्त आपको माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी सर्विस के अंदर आएगा कि आप उसको किस तरह से सर्व कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप इसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में भी कह सकते हैं कि उनका वे क्या है, वो आपको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आउटबाउंड और सर्विस में फर्क क्या है? आउटबाउंड है कि कस्टमर तक चीज पहुंची कैसे, और सर्विस ये है कि आप ओवरऑल उसको कितनी सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हमारा तरीका ये है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये सारा कुछ, और ये ऑनलाइन लोगों को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉलेज ने सेट किए, कैमरा लगा दिया, सारी चीजें, अब मैं कस्टमर्स तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आप
कस्टमर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं, और सर्विस वो ओवरऑल चीज है जो सारी वो उसको कवर कर रही है। वहां पे माहौल किस तरह का है, आप उनको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा हो लेकिन ऑनलाइन वालों को किताब ही ना मिले एंड तक, उनका व्हाट्सएप का ग्रुप ही काम ना कर रहा हो, तो फिर सब बेकार हो जाएगा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की कस्टमर तक चीज कैसे पहुंची, एंड सर्विसेज की उसको उस वक्त और आफ्टर दैट इवन किस तरह की सर्विस मिली। इसमें ज्यादातर हम काउंट करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। एक प्रोडक्ट लेके आ गए और उसके बाद अंदर वो भंगड़े डाल रहे हैं वो बिजनेस वाले के, लो जी एक और बेवकूफ बन गया, अब आगे जाके प्रोडक्ट चले ना चले आपकी, क्योंकि वो तो आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं दे रहे। तो सबसे पहला जो मुकाबला है वो हमारा प्राइमरी उसमें होगा। सही, जितने भी मॉडल हमने पढ़े हैं मेरे ख्याल से इनमें से 5 फोर्सेस ही ठीक है, बाकी तो हवाई मॉडल है जी। अगेन असल में बात ये है कि अब समझ आया कि मैंने उसमें क्यों लोकल एग्जांपल दी थी। तो लोकल एग्जांपल्स वाला मॉडल जरा ज्यादा समझ आएगा। तो हवाई मॉडल नहीं है, लेकिन अगेन वही बात है कि अभी आप लोग उतना ज्यादा बिजनेस में इन नहीं हुए, आईकेप थोड़ा सा जल्दी आपको थोड़ी सी ज्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम हवा में आपको बिजनेस बताते हैं, या कागज पे वो टेबल आ जाता है जिसको देख के आप परेशान हो जाते हैं। और फिर प्राइमरी एक्टिविटी समझ आ गई। लो जी, 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों के दोनों सेम जगह से खरीदते हैं, सेम तरह की सर्विस होती है, सेम सारा कुछ है। अब मुकाबला कहाँ होगा, अब होगा सपोर्ट एक्टिविटीज में, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, आपका ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का है, आपकी टेक्नोलॉजी किस तरह से, आपका बाइंग का जो फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बल्क बाइंग करके बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा। जितनी अच्छी आपकी बाइंग होगी उतना आपको सपोर्ट मिलेगी, उतना आप प्राइस में खेल सकते हैं। जितना अच्छा आपका आईटी, फॉर एग्जांपल वही बात है कि 2 कॉलेज हैं, दोनों जगह एक जैसे टीचर्स हैं, दोनों कॉलेज में फ्रंट ऑफिस एक ही तरह से डील करते हैं, दोनों एक ही तरह की मार्केटिंग करते हैं, एक जैसी फीस है। अब एक कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेहतर है, शीशे लगे हुए हैं, कुर्सियां जरा ज्यादा खूबसूरत हैं, कमरे जरा ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं। तो अब लोग क्या करेंगे, अब जब बेस लेवल में कंपटीशन 2 बिजनेस का बराबर हो गया तो अब डिसीजन लेंगे सेकेंडरी फैक्टर। तो सेकेंडरी फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर प्राइम फैक्टर में मसला है तो वो ठीक करना जरूरी है पहले। प्राइम फैक्टर अगर आपका सॉर्टेड आउट है तो फिर जंग कहाँ होगी, सेकेंडरी फैक्टर में। सेकेंडरी में जैसे मैंने आपसे कहा प्रोक्योरमेंट से शुरू करते हैं, आपके सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी परचेजिंग, आपका मटेरियल वगैरह बाय करने का जो प्रोसेस है, अब वहां से अपने पास लाने की बात नहीं कर रहा। आपका बाइंग का डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम करता है, कितने अच्छे तरीके से चीजों को एग्री करता है, किस तरह से रेट निकालते हैं ताकि आपका बिजनेस उतने पैसे लगा सके वैल्यू के ऊपर। इनबाउंड वहां से हमारे पास पहुंचने तक का प्रोसेस है, वो है बाइंग आप कहां से कर रहे हैं, बाइंग कितने की कर रहे हैं, बाइंग में आपके सप्लायर के साथ रिलेशंस कैसे हैं। अगेन वही बात है कि एक प्रोडक्ट जो 1000 की मिलती थी अगर हमने 900 की ले ली तो 100 रुपए हमारे पास इजाफी आ गए। ये 100 रुपए हम किसी ना किसी जगह अपनी चेन में किसी भी चीज की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरी चेन को समझना है, नजर नहीं आ रही, इसको वर्चुअली समझना है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी में फिर टेक्नोलॉजी। अगेन 2 रेस्टोरेंट एक जैसे हैं, सब कुछ सेम है, एक रेस्टोरेंट टैब पे ऑर्डर ले रहा है, एक मैनुअल ऑर्डर ले रहा है, तो वो एक टेक्नोलॉजी से आगे चला जाएगा। एक ने अपनी ऐप बनाई हुई है, तो दो कॉलेज हैं, दोनों ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, एक की अपनी ऐप बनी हुई है और दूसरा वो कहता है कि जाओ यूट्यूब पे जाके यूं सर्च करना, ऐसे करके लिंक पे क्लिक करना आ जाएगी। तो जिसने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर लिया वो बाजी ले जाएगा दूसरे के ऊपर। बट वो बाजी कब लेके जाएगा, जब नीचे प्राइमरी चेन कवर हो। प्राइमरी में अगर वो हार रहा हो तो सेकेंडरी जितनी मर्जी खूबसूरत बना ले, बिल्डिंग जितनी मर्जी खूबसूरत कर ले, अच्छा टीचर नहीं है तो नहीं बिकेगा। बिल्डिंग जितनी मर्जी टूटी भज्जी हो, टीचर अगर अच्छा सर्व कर रहा है तो इवन एसी भी नहीं काम कर रहा ना, चल जाता है। पता नहीं आप लोग उस मार्फत के लेवल से गुजरे या नहीं गुजरे। तो अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए तो लोग जमीन पे बैठ के, टाट पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पुराने जमाने से ये इस तरह से चलता आ रहा है। तो अगेन कुछ चीजें सेकेंडरी है, कुछ प्राइमरी है। प्राइमरी पे पहले जंग होगी, फिर अगली जंग होगी सेकेंडरी पे। फिर आपका एचआर कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने अच्छे लोग होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर उतना अच्छा होगा, जिससे ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन किसी को उतनी ही अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सकेगी। अब ये हवाई बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के लोग अच्छे हैं और एक जगह अच्छे नहीं है, लेकिन सामने से सर्विस अच्छी नहीं है, तो फिर आपने उन लोगों का अचार थोड़ी डालना है।
कि लोग बहुत अच्छे थे, बड़े प्यार से बिठा के जो है चाय पिलाई और पूछा खैर खैरियत। तो इंसान अच्छे और सिस्टम खराब, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं। हाँ, सिस्टम दो जगह का एक जैसा और एक जगह इंसान भी मीठा बोलते हो, तो फिर आप जो है उन लोगों को प्रेफर करेंगे कि नहीं यार। अक्सर बच्चे तो फेसबुक पे आके कहते हैं यार मैं फलाना कॉलेज या फ्रंट ऑफिसर ने मेरे से ऐसे बात की, मैं उठ के आ गया। यानी वो अगले लेवल पे गया ही नहीं कि भाई आगे क्या होना था, किस तरह से होना था। अगर आपको स्टार्टिंग में ही सही से ना हैंडल किया जाए तो कस्टमर ना बड़ी अजीब सी चीज होता है। ये बड़ी मंतक की बात है कि हर बंदे का अपना मिजाज है। कोई किसी शहर से उठ के आया, कोई किसी गांव से उठ के आया। किसी को किसी लहजे में बात की आदत है, किसी को किसी लहजे में। किसी को डिस्काउंट चाहिए, किसी को डिस्काउंट नहीं चाहिए, उसको अच्छे फीचर्स चाहिए। और आपने एक वक्त में उन सारी तरह के लोगों को एक लाइन में बिठा के डील करना है। इवन जो पहले बच्चा बैठा है वो डिस्काउंट मांग रहा है और जो पीछे बच्चा खड़ा उसके हाथ में आईफोन है, उसने बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मांगना। लेकिन सामने वाले बच्चे की बार्गेन देखते हुए पीछे खड़ा हुआ बंदा सोचता है कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ 25,000। ये बच्चे ने कितनी खूबसूरत सी स्टोरी सुनाई है, मैं भी इस तरह की कोई करीब करीब की स्टोरी निकालता हूँ और उससे जो है वो मैं थोड़ा सा इनको इमोशनल करके 5-6 हज़ार का डिस्काउंट ले लूं। तो अगेन मतलब ये जो सबसे मुश्किल चीज है ना दुनिया में, वो है कस्टमर्स को डील करना। तो रादर देन कि हम अलग अलग कस्टमर के हिसाब से सोचें, हम ये देखते हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम वैल्यू दे सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपनी वैल्यू की जो एक्टिविटी उनको बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बाद में एक एक लाइन की इंग्लिश में ये सारी चीजें नजर आएंगी। डायग्राम तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए थी, सिर्फ एक मॉडल दिखाने के लिए कि मॉडल की डायग्राम इस तरह से। अल्टीमेटली अगर आप कुछ याद करना चाह रहे होंगे तो प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑल एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल्स। Operations, the way in which inputs are converted into outputs. Outbound logistics, associated with getting goods and services to buyer, customer तक चीज पहुंचाने का. Marketing and sales, informing buyer and consumers about products and services. और service, maintaining product performance after product has been sold. Product के बिक जाने के बाद भी आपकी तरफ से सर्विस मुसलसल मिल रही है. Support एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट, रिसोर्सेज कैसे रिक्वायर हुए, किस तरह से आपने एक्वायर की चीजें, कैसे खरीदी, कितने रुपए पे खरीदी, क्या नेगोशिएशन की, किस जगह से खरीदी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द वर्कफोर्स। आप अपने वर्कफोर्स को कितना रिवॉर्ड करते हैं, किस तरह से रिक्रूट करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसके आगे उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये दो वर्ड्स ही सेल्फ सफिशिएंट है कि आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से कितनी बेहतर है। एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके फंक्शंस, आपका ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें आपके डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, आपके कितने डिविजन्स बने हुए हैं, आपके इदारे की शक्ल कैसी है, आप कस्टमर्स को आपका क्या फेस नजर आता है, वो किस तरह से आपके पास आते हैं। तो आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो सारी चीजें जो मिलजुल के आपको प्रोवाइड कर रही हैं कोई भी सर्विस। तो टेक्निकली ये वैल्यू चेन समझना जरूरी है कि वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा होता है। जैसे दो रेस्टोरेंट की एग्जांपल देते हैं, एक देसी, दो रेस्टोरेंट की एग्जांपल, एक देसी एक कॉन्टिनेंटल यानी कि पॉश एरिया में। तो जैसे यानी देसी वाले में जाकर वेटर आके रख देगा खाना, उसके बाद उसकी बाजार से आप खाएं। लेकिन जैसे अगर आप ये जैसे पॉश एरिया में जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि मैनेजर आपको बाद में आके आपसे डील करेगा, वही टेस्ट भी सेम होगा लेकिन सब कुछ सही होगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि लोकल एरिया में आप खा रहे हैं तो शायद वहां आपको उस तरह की सर्विस नहीं मिलेगी, उस तरह का एम्बियंस नहीं मिलेगा, लेकिन खाना शायद एक जैसा होगा। तो वही खाना कहीं 700 का और कहीं 3000 का। कस्टमर पागल नहीं है, इतना पागल नहीं है, ऑल्दो काफी पागल है, लेकिन इतना पागल नहीं है कि वो उसी चीज के 2300 इजाफी भर रहा है। कुछ तो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको जो मिल रहा है उसे वैल्यू कहते हैं, और वो वैल्यू आपने उसके दिमाग में डालनी है। मार्केटिंग, ठीक है। और कुछ नहीं तो बैठा खाना खा रहा होगा एक बंदा, दूर जो है वो बैठ के वो गाना गा रहा होगा और वो कहेंगे जी फरमाइश पे अगर आपने कोई गाना जो है वो करना है तो आप उसे बताएंगे, वो फिर तबला बजाते हुए जो है वो आपकी पसंद का गाना जो है वो आपके चाहने वालों को सुना के अजियत देने की कोशिश करेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि वो एक वैल्यू है। मैं कल एक रेस्टोरेंट में गया तो वहां पे एक जगह उन्होंने हैप्पी बर्थडे का एक पक्का पक्का मोनोग्राम लगा दिया था और साथ उसके बड़ा खूबसूरत सा जो है वो आर्टिफैक्ट सजा दिया था, और एक जगह हैप्पी एनिवर्सरी का बड़ा मजेदार सा डिजाइन बना दिया था ऐसा कि लोग उधर आए और तस्वीरें खींचे। अब किसी ने किसी को सालगिरह पे लेके जाना है या किसी ने किसी को एनिवर्सरी पे लेके जाना है तो उसने सोचना है कि अच्छा बाद में फिर एक सेल्फी भी होनी चाहिए,
एक तस्वीर हो और कितना मजा आए कि तस्वीर के वक्त बड़े खूबसूरत से पौधे पास रखे हुए हों, ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो हैप्पी एनिवर्सरी, तो तस्वीर में हैप्पी एनिवर्सरी आएगा। तो वो जब एक बंदा उस रेस्टोरेंट में आएगा तो उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि एनिवर्सरी पे यहाँ पे लेके आना चाहिए। मैं किनको बता रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। कस्टमर्स को समझना, ये जो है ना कंज्यूमर्स को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, एनिवर्सरी से मुराद यहाँ मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन मैं मतलब बाकी ये गलत जगह गलत एग्जांपल दे बैठा। आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे से आप बस वो गुब्बारे बुलाया करें, आप जो है वो गुब्बारे फोड़े, तालियां बजाएं, ये शादी वाला जरा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आप अपनी प्राइमरी वैल्यू चेन पे काम करें, सेकेंडरी पे मत सोचें। ठीक है जी, मैं गलत एग्जांपल दे दी, तो आंसू भरी आंखों के साथ जो है वो जी। गुडविल किस उसमें आती है? गुडविल ओवरऑल ब्रांड नेम है, ये आपका ब्रांड इमेज में आता है। और ब्रांड जो है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं सर्विस में काउंट होता है या आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स में। कि मार्केटिंग वाला दिमाग में बिठाते हैं ना कि ये ब्रांड लोगे तो बस उसके बाद जो है वो बेड़ा पार है। तो ये अच्छी मार्केटिंग एंड सेल्स आपके ब्रांड को अवेयरनेस, आपके ब्रांड की अवेयरनेस फैलाते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा उस तरफ ले जाते हैं जी। क्या चीज? हाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि एक चीज 1000 रुपए की है और आपने उसके ऊपर अच्छा ब्रांड लगा दिया और लोग उसका 2000 देने को तैयार है, तो ब्रांड ने उसकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी? 1000। तो अगर 1000 की चीज लें और 5000 की बेचें तो आपने वैल्यू कितनी ऐड कर दी? 4। इस तरह बिजनेस कंज्यूमर के लिए वैल्यू ऐड कर जी। वैल्यू का मतलब है कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसके लिए वैल्यू। ठीक है जी, गुफ्तगू को यहाँ तमाम करते हैं। मैं आपको किताब दिखाऊंगी, आपने पढ़ना क्या है जी। पेज 51 पे नीचे डायग्राम बनी हुई है। ऊपर वाली कहानी तो आपने पढ़ी है ना, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। नीचे डायग्राम बनी है, इसे देख के हमें बस मुतासिर होना है। अल्टीमेटली इसको सादा इंग्लिश में देखना है तो अगले पेज पे लिखी हुई है। तो पेज 52 है बेसिकली जो हमने देखा है। आखिरी पोर्शन इसमें नहीं देखा, वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उससे ऊपर ऊपर हम लोगों ने देखा है। तो ये अब आप लोगों ने देख के आना है इंशाल्लाह ताला, यहीं से आगे